नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आतंकवाद के खिलाफ भारत और इजरायल बढ़ाएंगे आपसी सहयोग। गृहमंत्री इजरायल दौरे पर दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस से की नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रविवार को होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, 6 नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। मनोहर पर्रिकर जिम्मेदारी संभालने को तैयार। समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी समेत कई दलों ने बनाया महामोर्चा। केंद्र सरकार को काले धन, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर घेरने की तैयारी। विदेशों में खाताधारकों की सूची को लेकर एसआईटी का खुलासा, आधे खातों में नहीं है पैसा। कर समझौते पर देशों से फिर बात करे सरकार। देश दुनिया में मनाई गई गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। भारत और इजरायल आने वाले दिनों में अपने रिश्तों को और बेहतर बनाएंगे। इजरायल दौरे पर गए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस से मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस की मुलाकात हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने इजरायल के साथ रिश्तों के विस्तार पर जोर दिया। उधर इजरायल पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। करीब आधे घंटे की बातचीत में दोनों देशों के बीच फासले को कम करने का फैसला लिया गया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि भारत और इजरायल के रिश्ते मधुर और गर्मजोशी से भरे हैं। हम इसे और मजबूत बनाना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देश विकास के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं हैं। Israel is a relationship which is not hidden or anything. It is not based on our relationship with others. We have candidly and openly said we have a very vibrant and robust relationship with Israel. जानकारों का मानना है कि भारत और इजरायल के बीच सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग के काफी अवसर हैं। इजरायल के पास जो भंडार है, जो टेक्नोलॉजी का जो क्वालिटी है, वो काफ़ी आधुनिक है। और हाल में जब हमारे डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने कुछ निर्णय लिया है, इजरायल से हमने एंटी टैंक मिसाइल की भी हमने बात की है, यानी कि कुछ ऐसे खास इक्विपमेंट हैं। भारत और इजरायल के संबंध पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय बने थे। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की थी। अरब इलाके में भारत की ऊर्जा जरूरतों के साथ साथ भारत के सुरक्षा हित भी पिछले दिनों प्रभावित होते रहे हैं। लगता है नई सरकार इसी कमी को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ अखिलेश सुमन। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। उनका परिचय कर दूं, प्रोफेसर ए.के. पाशा हैं जो कि डायरेक्टर हैं गल्फ स्टडीज प्रोग्राम जेएनयू से। साहब, स्वागत है आपका। इस पूरे दौरे में सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कहाँ पर आपकी नज़र है, क्या हम हासिल करने जा रहे हैं, क्या वो अहम समझौते हैं जहाँ पर दोनों देश आगे बढ़ेंगे? समझौते तो ज़रूर होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 मुद्दे अहम हैं। एक तो गृह मंत्री का वहाँ जाना, इजराइल जाना, इस बैकग्राउंड में देखा जाना चाहिए कि 2 मुद्दे हैं। एक तो जो अल-कायदा साउथ एशिया में जो ब्रांच खोलने का जो प्रयास कर रहा है, और जो वाघा बॉर्डर पे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो धमाका हुआ, और जो कई अन्य मसले जो जुड़े हुए हैं, जो भारत के अंदर आतंकवाद करने के जो प्रयास ये गुट कर रहे हैं, इसको कैसे टैकल किया जाए, इस विषय पे इजराइल की काफ़ी जानकारी है क्योंकि वो इसी इलाके में रहते हैं और उनका काफ़ी इंटेलिजेंस सोर्सेस जो उनका ओपिनियन है वो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात यह है कि जो नक्सलवादी वायलेंस है जो कम से कम 8-10 स्टेट्स में फैल रहा है, उसको भी कैसे टैकल करें और उसके लिए किस तरीके से किया जाए और कौन कौन से हथियार चाहिए, और जो नाइट विजन
इक्विपमेंट Devices. चाहिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, चाहे कश्मीर हो या चीन हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, इन सब के लिए इसराइल के पास काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसे वेपन्स हैं जो कि हमें चाहिए इन क्या सबको क्या माना टैकल जाए करने कि के लिए। क्योंकि 2000 के बाद जब लालकृष्ण आडवाणी हुआ करते थे गृह मंत्री, तब उन्होंने दौरा किया, उसके बाद अब राजनाथ सिंह, करीब 13 साल के बाद गृह मंत्री का वहाँ पर जाना, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके की एक्सपर्टाइज इजराइल के पास है, आपको लग रहा है कि इस दौरे में फोकस इसी पॉइंट्स पर रहने जा रहा है और यहाँ से हमें कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, यानी कि सरकार का फोकस इंटरनल सिक्योरिटी पर इस वक्त खासा दिख रहा है? हाँ, एक तो महत्वपूर्ण यही मुद्दा मुझे लगता है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ गाज़ा में हो या वेस्ट बैंक में हो, उसकी पॉलिसी सफल नहीं हुई है, तो हमें उससे कुछ ख़ास सीखने को नहीं मिलता। सिर्फ ये कि एक एंगल हमें देखना चाहिए कि वो क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो एक्सपर्ट हैं कि डिफेंस सेक्टर को लेकर सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ कि भारत के लिहाज से सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि भारत अगर कोई इम्पोर्ट करता है तो इजराइल से करता है जी। क्या वो नए फील आप देख रहे हैं? क्योंकि इस दिशा में भी कहा जा रहा है कि कई सारी कंपनीज थी, इजरायली कंपनीज थी, जिनको इस नई सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया है, वो इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी, और कई नई इक्विपमेंट जो हैं डिफेंस के, वो शायद सप्लाई करने को तैयार होंगे अब। सप्लाई ही नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और यहाँ भारत में बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको भी मेरे ख्याल से गृह मंत्री वो आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी तक हम डॉलर्स दे के इसराइल से ख़रीदते थे, एडवांस में दे के, लेकिन नई सरकार का ये पॉलिसी है कि चूँकि हमें भारी तादाद में चाहिए, हज़ारों के वेपन्स चाहिए, तो यहीं कुछ मैन्युफैक्चर भी किया जाए, तो उस प्रयास के लिए भी मेरे ख्याल से गृह मंत्री आगे बढ़ाएंगे एग्रीमेंट्स साइन करने की कोशिश में। और एनर्जी सेक्टर को लेकर क्या उम्मीद है? क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ भी एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पर कुछ साझेदारी आगे बढ़ सकती है। जी जी, एनर्जी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल के तट में जो मेडिटेरेनियन सी जो कहते हैं वहाँ, तो वहाँ काफ़ी गैस के भंडार पाए गए हैं। अभी बहुत अर्ली सिचुएशन है, क्योंकि इजराइल को खुद वहाँ इंटरनल नीड्स के लिए चाहिए, अभी एक्सपोर्ट करने की वो पोजीशन में नहीं है, लेकिन आगे चल के मेरे ख्याल से 1-2 साल बाद जब भंडार ज़्यादा एक्सपोर्ट मात्रा में अवेलेबल होगा, तब हो सकता है इजराइल हमको एक्सपोर्ट करे, क्योंकि फ़िलहाल अब सब क़तार से और दूसरे छोटे मोटे मुल्कों से हम निर्यात कर रहे हैं, लेकिन आगे इसका पोटेंशियल है। तो क्या ये माना जाए बादशाह साहब कि नई सरकार के आने के बाद जो इजराइल के साथ हमारे, मैं कहूँ कि डिफेंस को लेकर या फिर जो अलग अलग सेक्टर्स में दोस्ताना संबंध रहे थे, उसमें वही तत्परता, वही गति आपको नज़र आ रही, वही स्पीड रहेगी, या कुछ इस नई सरकार के बाद तेज़ी दिख रही है, कुछ और नए सेक्टर्स में हम देखेंगे कि शायद एक साथ खड़े हों? देखिए, ये हथियार तो निर्यात करना और आतंकवाद में जो कोऑपरेशन और एग्रीमेंट्स और कंसल्टेशन होते रहे हैं, वो बाकायदा यूपीए के सरकार में भी होते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए के ताल्लुकात जो पुराने हैं, पुराने हिस्ट्री, तो वो गहरे से गहरे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी मान के चलना है कि इजरायली पॉलिसीज़ जो इस इलाके में या पूरे दुनिया में जिस तरीके से मानते हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के सिवा इजराइल को कुछ ख़ास सपोर्ट नहीं मिलता ग्लोबली, तो उसे हमें ह्यूमन राइट्स के सिचुएशन पे, पैलेस्टीनियन इशू के सिचुएशन से और दूसरे अन्य चीज़ों से भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो तसादुम है, दो प्रॉब्लम है, उसको भी किसी न किसी तरह से हल किया जाए, क्योंकि भारत ये मानता है कि वहाँ जो प्रॉब्लम है जितनी जल्दी हो सके उसको हल कर रहे, और जो तेल और हमारे भारतीय जो खलीज में हैं और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वगैरह, हमारे हित काफ़ी गहरे हैं इस इलाके में, तो उसको ये इस्लामिक स्टेट या जो अल-कायदा ऐसे गुट उभर के जो आ रहे हैं, वो हमें ख़तरा ना पहुंचाएं, तो इजराइल के साथ ताल्लुकात भी महत्वपूर्ण बनते हैं इस बैकग्राउंड में। आखिरी सवाल,
इस पूरे रीजन की अगर बात करूं, जिस तरीके से सपोर्ट रहा है इजराइल का भारत को लेकर, ये दोस्ती मैं कहूं कि कुछ नई इबारत लिख सकती है, चाहे वो अफगानिस्तान के मसले को लेकर हो या इस पूरे इलाके में चाइना की बात मैं करूं, या फिर भारत जिस तरीके से स्थापित होना चाहता है इस पूरे इलाके में, वहां पर इजराइल की दोस्ती उसे क्या हासिल करवाएगी? दो चीज़ें हैं। एक तो इजराइल चाहे आइसोलेट हो या कुछ भी हो, एक महत्वपूर्ण देश है इस इलाके में, सभी मानते हैं, चाहे अरब ममालिक हो या ईरान हो या तुर्की हो या जो नए देश फ़लस्तीन को जो मान्यता दे रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन और बरतानिया की कॉमन्स वगैरह सब। लेकिन जो पॉलिसीज़ वो अपना रहा है तो उससे कुछ लोग कतराते हैं। और जैसा मैंने कहा, चीन भी हथियार इजराइल से निर्यात करना चाहता है। तो हमें ये कुल मिला के ये सब चीज़ें देखना चाहिए। वहाँ का जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जैसे शाम में सिविल वॉर है या यमन में, लीबिया में, वहाँ सब, तो इजराइल ऐसा देश है जो बहुत महत्वपूर्ण है इन सब इलाकों के लिए। रणनीतिक साझेदार के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण देश है और उसकी दोस्ती से भारत को इस पूरे, मैं कहूँ कि रीजन में एक बड़ा फायदा मिल सकता है। और फायदा भी है और उसके इम्प्लीकेशंस भी हैं। दोनों में हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। बादशाह, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। रविवार को केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर समेत 6 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि वो जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। रविवार तक मंत्रिमंडल नई शक्ल ले सकता है। नए मंत्रियों की अटकलों में सबसे प्रमुख नाम मनोहर पर्रिकर का है। चर्चा है कि उन्हें रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। मनोहर पर्रिकर का कहना है कि अगर देश चाहेगा तो वो केंद्र में जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। अमित शाह talked to me in the morning, told me to accept any assignment which will be given by the Prime Minister. The second part is prerogative of the Prime Minister and therefore I will not like to comment on it. अटकलों में मंत्री पद के लिए दूसरा सबसे चर्चित नाम बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी का है। उन्हें अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं युवा चेहरों में अनुराग ठाकुर के नाम की भी चर्चा है। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी, टीडीपी और शिवसेना जैसे सहयोगी दलों को भी साथ ले सकती है। This cabinet reshuffle taking place, so is that something which you might be going for another berth in addition to civil aviation? Let us see how things are going to happen. Another couple of days we will know. फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट में 22 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि इतने ही राज्य मंत्री और 10 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। माना जा रहा है कि ये ज्यादा विभागों का भार संभाल रहे मंत्रियों का बोझ कम करने की कवायद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी और जेडीएस ने महामोर्चा बनाने का ऐलान किया है। हालांकि बीजेपी ने महामोर्चा से किसी तरह की चुनौती से इनकार कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि उसके साथ के बिना बीजेपी को चुनौती देना मुमकिन नहीं। संसद के आगामी सत्र में विपक्षी दलों का नया महामोर्चा नजर आ सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के सरकारी आवास पर तीसरे मोर्चे के नेताओं की गुरुवार को बैठक हुई। इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने पर सहमति बनी। बैठक में जेडीयू नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शरद यादव, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा और आईएनएलडी नेता दुष्यंत चौटाला मौजूद थे। सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति बनी कि हम एकजुट होकर काम करेंगे और आज कुछ मुद्दे तय किए गए हैं जिस पर हम लोग मिलजुल कर अपनी आवाज उठाएंगे। एक काले धन का मुद्दा है, जिस काले धन की मात्रा के बारे में भी बहुत ही अधिकार पूर्वक चुनाव अभियान में कहा गया और अब यू टर्न हो रहा है। बीजेपी ने महामोर्चा बनाने की कवायद को बेमतलब करार दिया है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लोगों के दिल में बसते हैं, इसलिए कैसा भी प्रयास कर लें, थर्ड बनाए, फोर्थ फ्रंट बनाए, कोई भी फ्रंट बनाए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता। उधर कांग्रेस का कहना है कि उसके बगैर महामोर्चा अधूरा है और ये बीजेपी की मदद करने जैसा है। और गैर भाजपा, गैर कांग्रेस गठबंधन बनने जा रहा है, ये भाजपा को मदद करेगा।
कांग्रेस को अलग रख के कोई भी भाजपा का विकल्प इस देश में बन ही नहीं सकता है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी के साथ जाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। इस महामोर्चे में फिलहाल वामपंथी पार्टियां शामिल नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना से बातचीत में जल्द हल निकलने की उम्मीद जताई है। उधर विधायक दल के नेता पर अंतिम फैसला पार्टी विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल होगी या नहीं, इसको लेकर फिलहाल पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। इस मसले पर उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ गुरुवार को एक बार फिर बैठक की। बुधवार को शिवसेना ने बीजेपी के सामने उप मुख्यमंत्री पद समेत कई शर्तें रखी थीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के साथ चल रही केंद्रीय नेताओं की बातचीत को सकारात्मक बताया है। शिवसेना के साथ हमारे जो दिल्ली के नेता है उनके बहुत सकारात्मक चर्चा चल रही है। मुझे अपेक्षा है कि सब ठीक होगा। गुरुवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिरकत की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने प्रस्ताव रखा कि विधायक दल के नेता का चुनाव पार्टी अध्यक्ष करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने खुद को नेता विधायक दल की दौड़ से बाहर बताया। देवेंद्र फडणवीस सरकार को 12 नवंबर को विश्वास मत हासिल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी को भी चुनाव पूर्व गठबंधन में शामिल कर लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी का राज्य में कोई खास आधार नहीं है। आजसू के साथ गठबंधन को लेकर भी पार्टी के कई नेता नाराज हैं, लेकिन बीजेपी नेतृत्व इस गठबंधन को लेकर खासा आश्वस्त है। हाल में संपन्न महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कामयाबी मिली है। पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ 25 साल पुराना गठबंधन तोड़कर चुनाव में उतरी थी, तो हरियाणा में भी पार्टी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ चुनावों के ठीक पहले गठबंधन खत्म किया था। अब झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 81 सीटों में से बीजेपी ने गठबंधन के साथ ही आजसू को 8 और लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट दी है। इस गठबंधन से राज्य बीजेपी में नाराजगी होने के बावजूद पार्टी गठबंधन को लेकर आश्वस्त है। महाराष्ट्र में भी छोटे दलों को हमने साथ लिया था। राष्ट्रीय सामाजिक पक्ष पार्टी, रामदास अठवाले की पार्टी, ऐसे जो छोटे दल थे जो विभिन्न उनको सामाजिक समीकरणों को बना सकते थे, उन सबको हमने अपना साझेदार बनाया था। बिहार में भी हमने उपेंद्र कुशवाहा के दल को साझेदार बनाया। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा दल होते हुए हमने अपना दल को बनाया। तो ऐसा नहीं है हम पूरी तरीके से राजनीति में अन्य दलों और विचारों को नकारते हैं। झारखंड में किसी भी दल के लिए पूर्ण बहुमत पाना टेढ़ी खीर रहा है। वहां गठबंधनों में बहुत उथल-पुथल देखी गई है। बीजेपी भी इस तथ्य को बखूबी जानती है। देखिए, समाज की सभी सामाजिक ताकतों को एकजुट ला करके झारखंड में सुशासन के आधार पर सरकार स्थापित करना, झारखंड में स्थायित्व प्रदान करना और पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास के नारे के साथ हम इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। उसी रणनीति के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया है। केंद्र में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद बीजेपी खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित करने में लगी है। पार्टी एक तरफ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे उन राज्यों में जमीन तलाश रही है जहां उसकी पहुंच काफी सीमित रही है, तो दूसरी तरफ उन राज्यों में जहां पार्टी अभी तक गठबंधन में जूनियर पार्टनर रही है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। काले धन की जांच कर रही एसआईटी का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से सौंपी गई 627 नामों की सूची में से लगभग आधे खाते खाली हैं। एसआईटी ने केंद्र से विभिन्न देशों से हुए कर समझौतों पर फिर से बातचीत करने को कहा है। एसआईटी ने उजागर किया है कि केंद्र सरकार से मिले काले धन की सूची में 289 खाते बिल्कुल खाली हैं, जबकि 120 से ज्यादा नामों में दोहराव है। इससे काले धन की जांच को धक्का लगने की आशंका है। जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने कहा है कि कई देशों के साथ दोहरे कराधान समझौते की वजह से जानकारी जुटाने में दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए सरकार को इन देशों के साथ फिर से बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित एचएसबीसी बैंक के 627 खातों की जानकारी सौंपी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर से 10 दिनों की विदेश यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो पहले म्यांमार में आसियान और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे।
प्रधानमंत्री 14 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे, जहां वो G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान वो मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन शहर जाएंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। Subsequently, he will be in Australia for the G20 summit, and after the G20 summit, he will also have a bilateral visit to Australia, and finally there will be a visit to Fiji. Given that there are several summit meetings coming up, what we thought is that we will focus our briefings on different days on different issues. और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दामाद को निजी सहायक रखने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। हालांकि उनके दामाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन विपक्षी दल मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी ने अब इस मसले पर मांझी से इस्तीफा मांगा है। नहीं पता जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार को जून में मुख्यमंत्री का पीए बनाया गया था, लेकिन मीडिया में खबरें आने के बाद उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ गया। आखिरकार बुधवार शाम देवेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री ने पहले तो इसे छोटा मामला बताया, लेकिन बाद में उन्होंने राज्य कैबिनेट सचिवालय पर गुमराह करने का आरोप लगा दिया। ये सब बनाता है हमारा पर्सनल सेक्रेटरी। अच्छा, पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए थी। मोरोवर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की देखना चाहिए, वो नहीं देखा। अब जब हमारे नॉलेज में आया तो उन्होंने हटा दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि दामाद ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कई रिश्तेदारों की नियुक्ति कर नियमों को तोड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य केवल एक पीए को गलती से अपॉइंट कर दे इतना सामान्य मामला नहीं है। क्योंकि हम सब लोग जानते थे कि देवेंद्र कुमार मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठकर सारी चीजों का सुपर सीएम बनेंगे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जीतन राम मांझी के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की नीयत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जीतन राम मांझी दलित और गरीब अंतिम कतार का वो आदमी है, मुसहर जाति से आते हैं। कहीं बोलने में कोई बात लड़खड़ा जाए तो इसका ये बात नहीं समझना चाहिए कि जीतन राम मांझी का इंटेंशन खराब है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू के बड़े नेता इस सवाल से बचते नजर आए। उधर इस्तीफा देने के बाद देवेंद्र कुमार ने इस मामले में षड्यंत्र का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मांझी के 2006 में समाज कल्याण मंत्री बनने के बाद से ही वो उनके पीएस थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में आज 30 लाख मछुआरे हड़ताल पर रहे। ये लोग श्रीलंका की अदालत से तमिलनाडु के 5 मछुआरों को मौत की सजा सुनाने का विरोध कर रहे हैं। मछुआरों की एक दिन की इस हड़ताल का राज्य के तटीय इलाकों में खासा असर देखा गया। राज्य के नागापट्टिनम, तूतीकोरिन, कन्याकुमारी और रामानाथपुरम समेत 13 तटीय इलाकों के 30 लाख से ज्यादा मछुआरे समुद्र में नहीं गए। इन इलाकों में दुकानें भी बंद रहीं। मछुआरों ने केंद्र सरकार से मौत की सजा पाए 5 मछुआरों की रिहाई के लिए कोलंबो पर दबाव बढ़ाने की मांग की है। श्रीलंका नौसेना ने 2011 में 5 मछुआरों को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। 30 अक्टूबर को कोलंबो हाई कोर्ट ने उन मछुआरों को मौत की सजा सुना दी। भारत ने मछुआरों को निर्दोष बताया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त वाई के सिन्हा ने मंगलवार को जेल में 5 मछुआरों से मुलाकात की और उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने ईरान के सामने परमाणु समझौते का एक मसौदा पेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इससे ईरान की परमाणु ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ हफ्तों में ईरान के साथ समझौते को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर जल्द फैसला हो जाएगा। Whether we can actually get a deal done, we're going to have to find out over the next 3 to 4 weeks. We have presented to them a framework that would allow them to meet their peaceful energy needs. ओबामा ने साफ किया है कि अमेरिका ऐसे किसी समझौते के पक्ष में नहीं है जिसमें उसके पास ये तय करने की व्यवस्था नहीं हो कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। That is in fact true, then they've got an avenue here to provide that assurance to the world community and
in a progressive, step-by-step, verifiable way, allow them to get out from under sanctions so that they can re-enter as full-fledged members of the international community. पश्चिमी देश ईरान पर परमाणु हथियारों के विकास की कोशिश का आरोप लगाते रहे हैं और ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि ईरान दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम उनकी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की आज 546वीं जयंती है। उनका जन्मदिवस प्रकाश पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गुरु नानक जयंती पर बधाई दी है। गुरु नानक देव का 546वां प्रकाश पर्व देश और विदेश में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर अरदास और गुरुवाणी का पाठ किया गया, नगर कीर्तन निकाले गए और लंगर लगाया गया। गुरुद्वारों में विशेष सजावट की गई है। गुरु नानक जयंती पर राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में विशेष कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरु नानक देव को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में गुरबानी का आयोजन भी किया गया। इसमें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर पवित्र नदियों में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं वाराणसी में पारंपरिक देव दिवाली भी उल्लास के साथ मनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।